So children, we were to start with what is called as फाइनेंशियल प्लानिंग। एकदम सिंपल है। सबसे पहली चीज, एस्टिमेट करिए कितने पैसे की जरूरत है। बिकॉज ज्यादा पैसा अगर ले लिया और उस पर कोई इनकम नहीं हो रही है, क्या आप रिटर्न्स जनरेट करके दे पाएंगे? आंसर इज नो। देयर आफ्टर सेकेंड थिंग इज, कहां से पैसा आएगा, इक्विटी से या फंड से? तो तीन बातें क्लियर है। द क्वांटिटी, द टाइम एंड द टाइप। आई रिपीट चिल्ड्रन, द क्वांटिटी, द टाइम एंड द टाइप। कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और किस तरह से चाहिए। तो ये QTT याद कर लीजिएगा। ये तीन चीजें ही फाइनेंशियल प्लानिंग होती हैं बस। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। गॉट इट क्लियर? तो इट इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑप्शन। सर ब्लूप्रिंट क्यों लिखा, रेड प्रिंट नहीं हो सकता? अरे जनरली ब्लूप्रिंट वर्ड क्यों यूज करते हैं? जब घर बनता है तो उससे पहले उसका एक मैप बनता है, नक्शा जिसको बोलते हैं। और वो नक्शा जब बनता था तो वो प्रैक्टिकली डुप्लीकेट कॉपी बनता था। एक रहेगा आर्किटेक्ट साहब के पास और एक कॉपी उसकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा हो जाती थी। और वो कार्बन पेपर पे ही बनता था। तो ब्लैक कलर का जो कार्बन पेपर होता था उससे बड़ा ब्लड टाइप हो जाता था। तो कौन से कलर का कार्बन पेपर यूज करते थे? ब्लू। ओके, तो वो ब्लू कलर का ही होता था। तो इसलिए वो ब्लू प्रिंट शब्द आ गया। नहीं तो रेड प्रिंट भी हो सकता है, ऑरेंज प्रिंट भी, मजेंटा प्रिंट भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ब्लू प्रिंट। समझ में आ गया? चलिए। और इसी से कंट्री, सॉरी कंट्री कह रहा हूं मैं, कंपनी का ग्रोथ, परफॉर्मेंस और इन्वेस्टमेंट कब कहां होना चाहिए, सब इसी पे डिपेंडेंट है। सिंपल बेसिक मीनिंग इज अंडरस्टूड बाय ऑल। चलिए भाई, ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, दो हैं, ऑलरेडी बता दिए। एंश्योर अवेलेबिलिटी वेन एवर इज रिक्वायर्ड। अगेन बच्चों, किस चीज की बात की जा रही है यहाँ पे? समय बड़ा बलवान रे भैया। टू सी दैट फर्म डज नॉट रेस रिसोर्सेज अननेसेसरली। तो किसकी बात की जा रही है? क्वांटिटी की। समझ में आ गई बात? एकदम वही हुआ जैसे फार्मर ज्यादा पैसा बोरो कर लेगा तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, खेत में पैसा लगेगा नहीं, बेटी की शादी में खर्च कर देगा, रिटर्न कभी कर नहीं पाएगा, इंटरेस्ट एक दिन प्रिंसिपल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो कौन से खांचे में फंस जाएगा वो? डेट ट्रैप। समझ में आ गया? चलिए, इंपॉर्टेंस दे दीजिए, PCS का एग्जाम दीजिएगा, LCW न्यूमेरिक्स से याद कर लीजिएगा। सो इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द फ्यूचर, कि हमें कितना पैसा चाहिए अगर सिचुएशन अच्छी या खराब हो। हम इतना पैसा बिजनेस में रखें कि अगर कभी सेल ना भी हो तो एटलीस्ट हमारे पास सफिशिएंट मनी होना चाहिए। तो वी आर टॉकिंग हेयर एंड आफ्टर टुवर्ड्स व्हाट चिल्ड्रन? रिजर्व्स। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फंक्शंस, दैट इज सेल्स, प्रोडक्शन एंड क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर बता दिया जाए। अगर हमारी सेल हो बट वो मैक्सिमम सेल कैश में ना हो, क्रेडिट में हो, तो आपको बोरोइंग क्या करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी भाई? ज्यादा या कम? कम। कम करनी पड़ेगी, ज्यादा। और अगर ज्यादा से ज्यादा सेल्स आर टेकिंग प्लेस ऑन कैश चिल्ड्रन, तो आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस? समझ में आ गया भाई? चलिए। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग और वेस्टिंग और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। हाउ? अगर हमने एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बनाया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और इसकी जिम्मेदारी है कि हमें ऑप्टिमम फंड्स लाके देने की, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा। पता लगा मार्केटिंग वाला अपना कहीं से पैसा बोरो कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अपना कहीं से बोरो करके ले आया, फाइनेंस वाला दोनों का इकट्ठा पैसा बोरो करके ले आया, तो आपने फंड ज्यादा कंट्रीब्यूट कर लिए बट उतने रिटर्न्स होंगे ही नहीं। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है भाई? हाउ मच मनी टू बी टेकन बाय वे ऑफ इक्विटी एंड हाउ मच मनी टू बी टेकन बाय वे ऑफ डेट। तो बच्चों सिर्फ इक्विटी हो दैट इज गुड, इक्विटी और डेट में इक्विटी ज्यादा डेट कम दैट इज गुड, या डेट ज्यादा इक्विटी कम दैट इज गुड? हाँ, हमेशा आपका इक्विटी का पोर्शन कम होना चाहिए और डेट का ज्यादा। रेशियो में आपने पढ़ा था ना, डेट इक्विटी रेशियो। तो अगर ये लेस देन 1 है तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। लेस देन 1 नहीं, मोर देन 1। डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा और कैपिटल का कम। तो हमेशा डेट इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा ही होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा रिस्क है डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर, बट भाग थोड़ा जाएंगे, चोर थोड़ा है, और भागना हो तो वैसे ही भाग जाएंगे। हाँ, इसी को कैपिटल गेयरिंग भी बोलते हैं हम लोग। सर्व्स एज अ कंट्रोल टेक्निक। सर हाउ इट सर्व्स एज अ कंट्रोल टेक्निक? अगर आपने ऑप्टिमम फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, इट विल लीड टू लीस्ट वेस्टेज। अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूं, स्पेशली कार कंपनीज की, जब आप कार की बुकिंग कराते हैं बच्चों, क्या 11 रुपए एडवांस देते हैं? ठीक ठाक अमाउंट एडवांस देते हैं। क्या आपको कार की डिलीवरी के बाद आपसे पैसा लिया जाता है? पहले पूरा पैसा जमा करवा लेंगे
और फिर 2-4 दिन बाद, या हो सकता है 1 दिन बाद या 2-4 घंटे के बाद आपको कार की डिलीवरी दे। तो कार कंपनीज अगर ये काम ना करें, एडवांस बुकिंग ना कराएं, तो उनको पैसा बोरो करना पड़ेगा, जिससे उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली पैसा कहां से आएगा, पैसा आपको उनको और देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट का पैसा भी आप ही से वसूलेंगे। अंडरस्टूड दिस? इट लिंक्स द प्रेजेंट विद द future. How it links the present with the future? What you presently have and what you ought to be. कितने पैसे आपको और चाहिए। तो इफ यू वांट मोर मनी, बोरो कर लीजिए। ऑलरेडी पैसा है और लग रहा है इसका कोई काम नहीं है, बेटर इट इज टू रीपे। बातें क्लियर हो गई भाई? 3 तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है, एक मीडियम टर्म होती है और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कैपिटल बजटिंग, नॉन करंट असेट्स में पैसा कितना लगना है, इसके लिए शेयर होल्डर फंड्स या नॉन करंट लाइबिलिटी बोरोइंग से कितना पैसा आएगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, हाउ मच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच कैश वी शुड कीप, हाउ मच अमाउंट ऑफ डेटर्स वी कैन अब्सॉर्ब, कितना पैसा हम उधार देकर गुड्स डेटर्स को बेच सकते हैं। बच्चों सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? प्रोसेस क्या है भाई फाइनेंशियल प्लानिंग का? सबसे पहले सेल्स का फोरकास्ट करिए, क्योंकि उससे आपको क्या पता लगेगा, हाउ मच कैश वुड बी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? जितना कैश रेगुलर और एक्सेस होगा, उतना आपको इक्विटी से या डेट से पैसा कम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं बच्चों से एडवांस क्लास में फीस ले लूं, तो क्या मेरे को जेरोक्स वेंडर को पेमेंट करने के लिए बोरो करने की जरूरत है? क्या मेरे को इलेक्ट्रिक बिल के लिए बोरो करने की जरूरत है? क्या फर्नीचर खरीदने के लिए बोरो करने की जरूरत है? नो। तो इंडिया में चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री जो होती है ना, वो एडवांस पेमेंट में चलती है। आप टेलीकॉम की बात कर लीजिए, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात कर लीजिए, तो मोस्ट ऑफ देम रन ऑन एडवांस पेमेंट। इसीलिए इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम होती है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एबल टू ऑफर देयर सर्विसेज एट अ वेरी 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 लो प्राइस्ड वैल्यू। समझे इस बात को? समझ गए इस बात को? उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, और इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगेगा कि आपने जो भी फिक्स्ड कैपिटल, जिसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड वर्किंग कैपिटल दैट इज सीए माइनस सीएल, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स कितनी आपकी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि मेरी डे टू डे रिक्वायरमेंट लगभग 1,000 रुपए की है, और मैं 10,000 कैश अपने पास रख के बैठा हूं। इज इट अ वाइज अप्रोच? नॉट एट ऑल। आई शुड नॉट कीप दिस मच मनी विद मी। तो या तो मैं इसका भाई कोई इन्वेस्टमेंट करा दूं, ऐसी जगह पे इसको लगा दूं जो एक्स्ट्रा 9,000 रुपए मेरे को कुछ रिटर्न्स जनरेट करके दे दे। समझ में आ गई बात? देन वील हैव अ फोकस कि भाई एक्सपेक्टेड हमारा प्रॉफिट कितना है। इफ द प्रॉफिट्स आर लो, तो कैपिटल के लिए आपको कहीं से बोरो करना पड़ेगा, और अगर आपके अपने प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप उसी से बिजनेस कर लेंगे, आपको फंडिंग के लिए कहीं बाहर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। एस्टिमेशन ऑफ एक्सटर्नल फंड्स, एक्सटर्नल फंड्स की जब हम बात करते हैं तो वी कॉल टॉक अबाउट डेट। अब डेट में भी भाई बैंक से लोन ले लें या डिबेंचर्स। डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कम कर सकते हैं, बट क्या बैंक का लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कम कर सकते हैं? नो, इट इज ऑलरेडी फिक्स बाय द बैंक। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज की बैलेंस शीट में जब आप देखेंगे, वो डिबेंचर्स आपको ज्यादा नजर आएगा और बैंक लोन बहुत कम नजर आएगा, क्योंकि बैंक लोन का बर्डन ज्यादा है, डिबेंचर का बर्डन कम है। देन कैश बजट, ये पहले एक चैप्टर अकाउंटेंसी में होता था, सीबीएसई में अब नहीं है। हम इसमें ये चेक करते थे कि भाई इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश के टाइमिंग्स क्या हैं। अगर हमें पता है कि भाई 15 डेज फ्रॉम टुडे कैश आ जाएगा डेटर्स से गुड्स बेचकर, और 25 दिन बाद आउटफ्लो होगा, क्या आपको बोरोइंग की जरूरत है? 15 दिन बाद पैसा आएगा, उसी में से 25 दिन बाद दे दीजिएगा। बट अगर इनफ्लो पीरियड बहुत लेटस से डाइवर्सिफाइड है, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी है, पैसा आएगा 28 दिन के बाद, वेर एज यू नीड टू मेक द पेमेंट आफ्टर 7 डेज, तो कहां पे आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा? 28 और 7 में या 15 और 25 में? 28 और 7 पैसा देना है 7 दिन के बाद, बट आएगा कब? 28 दिन के बाद। तो 21 दिन तक आपको अपना पैसा बिजनेस में लगाना पड़ेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो कैश बजट में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जाता था। कोई क्वेरी भाई यहां तक? चलूं आगे? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर में बच्चों कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ये एग्जाम्पल ले चुके हैं। इज दिस एग्जाम्पल विजिबल वेल? याद आ गया? एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। तो मेरे एग्जाम्पल में ये था, कहां गया कहां गया कहां गया, शेयर कैपिटल कम यहाँ पे, यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा
डिविडेंड देने की कैपेसिटी किस सिचुएशन में आ रही है? सिचुएशन 3 में। तो ये XYZ का एग्जाम्पल हम लास्ट लेक्चर में ले चुके हैं, तो इस पर समय ना बर्बाद किया जाए, तभी अच्छा होगा। तो सर क्या इन्वेस्ट करें, शेयर्स या डिबेंचर्स? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यू शुड फीड योर बिजनेस थ्रू इक्विटी और थ्रू डेट। रिस्क, इन्वेस्टर का रिस्क कहां पे ज्यादा है बच्चों? इक्विटी में। और कहां पे कम है? डेट में। और कंपनी का रिस्क कहां पे ज्यादा है? डेट में। भैया इंटरेस्ट तो देना ही देना है, चाहे अर्निंग्स हो चाहे ना हो। खोपड़े में बात गई। तो अगर कंपनी रिस्क ज्यादा ले सकती है तो दे शुड गो फॉर डिबेंचर्स, पब्लिक आराम से मिल जाती है। और भैया रिस्क लेने की औकात नहीं है अगर, तो यू शुड गो फॉर इशू। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं बोलूंगा, नॉट कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेट में ज्यादा होता है बच्चों, इंटरेस्ट देना ही देना है, बट इक्विटी में कम। इंटरेस्ट अगर बोला 7% तो 7% ही देना है, 6.9999 भी नहीं हो सकता। इक्विटी में तो भाई अपने ऊपर है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, खुद ही क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, खुद ही एग्जाम ले लेंगे, बच्चे फेल हो रहे होंगे, फर्जी मार्कशीट से पास करके आगे ढकेल देंगे। तो इक्विटी में 2% डिविडेंड दो, 50% डिविडेंड दो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। टैक्स रेट, ध्यान से सुनिएगा, अकाउंटिंग सब बच्चों को आती है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, इसमें आप माइनस करते हैं टैक्स, सॉरी, आप माइनस करते हैं पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में पहले क्या माइनस होता है भाई? इंटरेस्ट। यू गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, देन यू सबट्रैक्ट व्हाट? टैक्स। आपका आंसर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसके बाद आप डिविडेंड देते हैं। तो अब यहां पे आपको एक बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि 100 रुपए आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, 10 रुपए आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो अब आपका प्रॉफिट कितना बच रहा है टैक्स देने के लिए? 90। बट मान लीजिए कंट्री में टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा हो जाए, सर मतलब मान लो भी 20% टैक्स है, और ये बढ़ा के कितना कर दिया जाए? 30%। ठीक है, तो आप 20% टैक्स 90 पे देंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 18। तो 20 पे, सॉरी 20% आपने टैक्स दे दिया, 18, कितना प्रॉफिट बचा आपके पास डिविडेंड देने के लिए? 72। अब 30% से एवेलुएट करते हैं, 30% से एवेलुएट करते हैं, चलिए, दिस इज 100। 10 रुपये आपने दे दिया, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, तो 90 बचा, 30% इज 27, कितना बचेगा आपके पास डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट बचो? 63। अगर कंट्री में टैक्स रेट ज्यादा है, आई रिपीट टैक्स रेट ज्यादा है, तो आपके लिए 63 रुपीज डिविडेंड देने मतलब प्रॉफिट बच रहा है डिविडेंड देने के लिए। और अगर टैक्स रेट कम है तो 72। तो इफ द कंट्री इज हैविंग लोअर टैक्स रेट, आई रिपीट व्हाट? लोअर टैक्स रेट, तो भैया इंटरेस्ट कम दोगे तो डिविडेंड ज्यादा दे पाओगे। और अगर हायर टैक्स रेट है तब भी आप 10 रुपए ही दे रहे हैं इंटरेस्ट, तो क्या डिविडेंड पे करने के लिए अच्छा फंड बचेगा? मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिफाइड हो जाएंगी। चलिए आप भी लिख सकते हैं। मान लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 100, करेक्ट? करेक्ट बच्चों? यहां पे मैं टैक्स रेट लिख देता हूं। मान लीजिए इट इज 20% एंड इट इज 30%। ठीक, लेस इंटरेस्ट 10 रुपये, 10 रुपये, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स कितना बचेगा? 90 एंड 90, लेस टैक्स 18 एंड 27, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 72 एंड हियर इट इज 63। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? तो अब बच्चों यहां पे आपके पास कितना प्रॉफिट बच रहा है जहां पे 20% टैक्स है? कितना? 72। और जब 30% टैक्स है तो कितना बच रहा है? खोपड़े में बात गई। तो अगर कंट्री में टैक्स रेट कम है तो आप कृपया करके इंटरेस्ट दीजिए 10 रुपए, और शेयर होल्डर्स को दीजिए 72। कितना दीजिए? 72। बट अगर टैक्स रेट 30% है तो सर क्या करना चाहिए? 30% के केस में आई वुड सजेस्ट कि आप और डिबेंचर्स इशू करिए। 100 रुपए आपका जब प्रॉफिट है, और डिबेंचर्स इशू करके अपना इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बढ़ा लीजिए।
तो आपके पास टैक्स देने के लिए जो प्रॉफिट 90 रुपए बच रहा था, अब कितना बचेगा? 80। और अगर 30% टैक्स है, तो इंस्टेड ऑफ 27 आप कितना टैक्स गवर्नमेंट को देंगे? सिर्फ 24 रुपए। और आपके पास डिविडेंड देने के लिए कंपेरेटिवली कितना पैसा बचेगा? 56 आप देंगे शेयर होल्डर्स को, 20 देंगे डिबेंचर होल्डर्स को। टोटल आपने इनकम कितनी बांटी? 76 रुपीज। बट यहां पे आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया 10 रुपए और शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं 63। टोटल इनकम कितनी बट पा रही है? 73। तो इफ द टैक्स रेट इज हायर, गो फॉर इशूइंग मोर डिबेंचर्स सो दैट ज्यादा इंटरेस्ट बांट के आप सरकार को कंपेरेटिवली टैक्स कम देंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो टैक्स इंप्लीकेशन अगर ज्यादा है तो यू शुड हैव अ हायर इंटरेस्ट बर्डन ऑन डिबेंचर्स। खोपड़े में बात गई? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हेन आरओआई ऑफ द कंपनी इज हायर, अगर मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 12% का है, जितना पैसा लगा है मैं उस पर 12% कमा लेता हूं, तो मेरे लिए इंटरेस्ट पे करना आसान है। बट अगर मेरी कमाई बहुत कम है, क्या मैं इंटरेस्ट का पंगा लूं? नो। इन दैट केस आई शुड इशू व्हाट? इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उस पर डिविडेंड देने की कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आपने देखा होगा मैं जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्यों एमसीक्यू पे फोकस करता हूं? रीजन इसकी, आप जैसी जनरेशन को अभी एमसीक्यू पे आंसर करने की आदत बहुत कम है। पिछले 2-3 साल से आपने सीखा है क्या? थर्ड फोर्थ क्लास में एमसीक्यू था? नहीं था। ये शायद सेवेंथ एट से या पोस्ट कोविड नाइन्थ वाइन्थ क्लास से आया होगा। उसके पहले तो आप जानते ही नहीं थे एमसीक्यू होता क्या है। केबीसी में बस देखा था। बट अब जब ये एनईपी में आ गया और ये अभी 50% होने वाला है, आने वाले टाइम में कोई भरोसा नहीं कि 2030 में जो बोर्ड एग्जाम होगा, हो सकता है पूरा 100% पेपर एमसीक्यू बेस्ड हो जाए। खोपड़े में बात गई? क्योंकि बच्चे लिखना तो चाहते ही नहीं है, और लिखते तो ऐसी ऐसी अंग्रेजी है, आई एम नॉट कम टू क्लास टुडे, एकदम बेहोश हो जाए टीचर बेचारा। समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। बल्ब जल रहा है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ बल्ब इज बर्निंग। वो समझ गए हैं जलने क्या मतलब है, बट व्याख्यान नहीं कर पा रहे कहां बर्निंग यूज करना है, कहां ग्लोइंग यूज करना है, कहां लाइटिंग यूज करना है, कहां तड़तड़ाहट लाइटनिंग यूज करना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मेरा मित्र बहुत गोरा है, माय फ्रेंड इज वेरी वाइट। हेयर कॉम्प्लेक्शन वर्ड नहीं यूज करेंगे, माय फ्रेंड इज वेरी वाइट। तो सिस्टम ये समझ रहा है, आती है अंग्रेजी, बोल लेते हैं, भावनाओं को समझ लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं, लिखने में बेइज्जती हो जाती है। तो एमसीक्यू सिस्टम समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये धीरे धीरे लाया जा रहा है कि भाई बच्चे लिखने में कम इंटरेस्टेड है, समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो जाके सारी पढ़ाई उसी तरह से बनेगी। फिर जो अभी पेपर में थोड़ा सा एमसीक्यू थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, फिर पूरा का पूरा एमसीक्यू ही हो जाएगा। तो बस वही चीज यहां पे भी है। तो अगर हमारा माहौल ऐसा है कि हमारा आरओआई बहुत ज्यादा है, देन वी शुड टेक मनी बाय इशूइंग डिबेंचर्स। अगर बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो भैया पंगा मत लो, बेइज्जती ना कराओ अपनी, गो एंड इशू व्हाट? इक्विटी। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी खातिरदारी मेहमानों की नहीं कर पाएंगे, तो उनको कहिए हमारे घर में आ जाओ, आज भंडारा है, थोड़ा कम ज्यादा भी खाने को मिलेगा ना तो कोई बुरा नहीं मानेगा। बर्थडे पार्टी है, आ जाना। वहां समझ लो अगर एक कचौड़ी कम मिली, भर भर सुना के जाएंगे। क्या भंडारे में कोई भर भर सुना जाता है? बिल्कुल नहीं। चले आगे भाई, चलिए। सो कैश फ्लो पोजीशन अगर बेटर है, गो फॉर डिबेंचर। थोड़ी पुअर है, मॉडरेट है, गो फॉर व्हाट? इक्विटी। फ्लोटेशन कॉस्ट डेट में ज्यादा होता है कि इक्विटी में ज्यादा होता है बच्चों? इक्विटी में, डेट में कम होता है। एक बार आप डिबेंचर इशू करने का एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, भागे भागे दौड़े दौड़े चले आएंगे मधुमक्खी की तरह, क्योंकि उस पर पता है इंटरेस्ट पक्का मिलना ही मिलना है, प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट है। इक्विटी में ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा पंप करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, इशू डिबेंचर्स। क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है, पहले जो 100 करोड़ के शेयर होल्डर्स कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, अब वो 200 करोड़ के हैं। कहीं 200 करोड़ में एलन मस्क और ये सब लोग आ गए तो वोटिंग ऑपोजिट कर देंगे, आपकी जो सीईओशिप है वो छिन जाएगी। स्टॉक मार्केट कंडीशंस अगर बूम की हैं, इशू सो कॉल्ड इक्विटी। और अगर रिसेशन है, डिप्रेशन है, ये सब कुछ चल रहा है, तो दवाई लग लेंगे, क्या करेंगे? डिबेंचर इशू करेंगे। समझ में आ गया? अब आजकल देखिए मार्केट दनादन गिरा जा रहा है, तो इन दैट केस जब मार्केट दनादन गिरा जा रहा है, व्हाट कुड बी डन? क्या हम आईपीओ लेके आए? चलेगा आईपीओ? ठेंगा चलेगा आईपीओ, हमारा कोई खरीदेगा ही नहीं। समझ में आ गया? मेरे घर में तो ऐसे ही खुश रहते हैं,
बोलते तो आज मार्केट गिर गया 1,000 पॉइंट, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, एकदम आस्तीन के सांप है समझ लीजिए, विभीषण है एकदम। चलिए खोपड़े में बात गई भाई, खोपड़े में बात गई। चलिए, एनी क्वेरीज ऑन दिस? चलते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता लग गया आपको भाई, बहुत कम होती है क्योंकि आपको डिविडेंड देना कोई भी सो कॉल्ड कंपल्जन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, डिबेंचर में अगर आपने एक बार बोल दिया कि 9% इंटरेस्ट है, तो भैया 9% जिंदगी भर देना पड़ेगा, या तो डिबेंचर्स को रिडीम कर लो, रीपे कर लो। शेयर में कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला तो सबको आता होगा, क्या था भाई फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। अगर ये 8 टाइम्स आ रहा है और मेरी कंपनी का सिर्फ ये 2 टाइम्स है, तो मेरी कंपनी की औकात नहीं है डिबेंचर इशू करने की, मैं शेयर इशू करूंगा। आपकी कंपनी का आईसीआर 8 टाइम्स आ रहा है, आप इंटरेस्ट बढ़िया पे कर सकते हैं, तो यू विल गो एंड इशू व्हाट? डिबेंचर्स। काहे सर? क्योंकि शेयर्स पे आपका कॉम्पिटिटर 40% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम ज्यादा री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए, हम डिविडेंड देकर अपनी कमाई को कम या बर्बाद नहीं करना चाहते। समझ गए? डेट सर्विस कवरेज रेशियो प्रैक्टिकली होता है, इंटरेस्ट कवरेज में इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी देखी जाती है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में देखा जाता है कि आप प्रिंसिपल मनी ऑफ डिबेंचर टाइमली पे कर पा रहे हैं या नहीं। इफ इट इज हाई, पे एंड बोरो मोर डिबेंचर्स, मतलब इशू डिबेंचर्स एंड बोरो मोर मनी। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। रोजमर्रा की कैपिटल को क्या बोलते हैं भाई? वर्किंग कैपिटल, मनी रिक्वायर्ड टू फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशंस। कैसे कैलकुलेट होता है भाई? कचौड़ी आलू माइनस कचौड़ी लालू, सीए माइनस सीएल। फिक्स्ड कैपिटल, द टेक्निक इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल बजटिंग। और प्रैक्टिकली यहां बात करते हैं शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी में आने वाली चीजों। डीटीसी की बस में कभी मत जाइएगा, सीएनजी वाली होती है, आग लग जाती है। तो फिक्स्ड कैपिटल डिपेंड करता है, अगर मैं मान लीजिए कोई बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को एक साइकिल चाहिए, बस काम खत्म। बट अगर मैं बड़ी सी फैक्ट्री खोल के बैठ जाऊं, जहां पे ये बॉटल बना रहा हूं टपरवेयर की डुप्लीकेट मान लीजिए, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। इफ आई वांट टू टीच अ क्लास वेयर पैरेलल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड, तो भाई स्क्रीन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मेरा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? ज्यादा। तो अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स की बाइंग सेलिंग, तो रिक्वायरमेंट कम है, दुकान खोल लीजिए बस। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया? तो अगर आप पड़ोसी के यहाँ जाते हैं रोटी लेकर, सब्जी आंटी आप दे दीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल कम कर रहे हैं, और बेइज्जती मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ा रहे हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लो लेवल बिजनेस पप्पू हलवाई, हाई लेवल बिजनेस हल्दीराम मिठाई वाला प्राइवेट लिमिटेड। किसका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा बच्चों? हल्दीराम। हल्दीराम लगता है हल्दी कम डालता है, या राम जी को हल्दी खिलाया होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन समझ गए? चलिए, चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर आपकी टेक्निक बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है, हर दिन नया प्लांट चाहिए आपको, 5G आया, 6G आया, 7G आया। एक मेरे पास का मीम आया था, पाइप इतना बड़ा है उसमें से पानी फ्लो कर रहा है, पाइप इतना बड़ा हो गया पानी फ्लो कर रहा है, पाइप इतना बड़ा हो गया पानी इतना फ्लो कर रहा है। तो पाइप का साइज बढ़ता जा रहा है बट पानी का फ्लो सेम है। यही 4G 5G 6G है। नेटवर्क वैसा ही है, सिर्फ मोबाइल कंपनी की सेल बढ़ रही है। रिलायंस जियो वाले कहने मेरी औकात नहीं 10,000 करोड़ का लाइसेंस लेना, ओप्पो कह रहा है काहे परेशान हो रहे हो, 8,000 करोड़ हम दे रहे हैं, बस मोबाइल में 6G छप के आ जाए, काम खत्म। समझ में आ गया? पब्लिक को कौन नासा का डेटा चाहिए जो इतना टेक्निक उनको चाहिए, उनका गाना ठीक ठाक बजना चाहिए, फोटो ठीक ठाक खिंच जाए। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन और चॉइस ऑफ टेक्निक समझ में आ गया? तो अगर आए दिन हम ये 6G 7G 8G 9G जीजा जी भतीजा जी दीदी जी टावर लगाते जा रहे हैं, तो व्हाट इज गोइंग, हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? टेक्नोलॉजी अगर आप रिसेंटली अपग्रेड करते हैं, मोर फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बाबा आजम के जमाने का कंप्यूटर है तो लेस फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। समझे? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर हाई हैं, यू नीड टू इन्वेस्ट मोर। शॉपिंग मॉल की आप बातें देख लें, या आप वो गेम जोन जैसी जगह पे गए होंगे शायद, गए भाई? आप देखते होंगे होटल वगैरह वाले जो होते हैं, रेस्टोरेंट वाले, ये 4-5 साल में अपना इंटीरियर एक्सटीरियर चेंज कर देते हैं, क्योंकि लोगों को नई फोटो खिंचानी है, खाना नहीं खाना है, फोटो नहीं खिंचानी है। तो यहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इनको नजर आ रहे हैं, तो देयर फिक्स्ड कैपिटल वुड बी हाई। बट वो राम भरोसे ढाबा चल रहा है, पिछले 25 साल से एक ही ज्यादा एक ही जैसा चल रहा है, एकदम सेम, कोई चेंज नहीं, उनका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा?
कम होगा। ओके, फिनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, अगर आपको लग रहा है कि डिबेंचर जो आपने इशू किए थे 8% का पंगा लिया था इंटरेस्ट का, वेर एज अब पब्लिक 6% में भी खुश है, तो आप 8% वाले डिबेंचर्स का पैसा रीपे कर देंगे और 6% वाले एक नए डिबेंचर्स मार्केट में इशू करके बोरो कर लेंगे। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, ऐसा अगर फ्रीक्वेंटली करेंगे बच्चों तो आपका फिक्स्ड कैपिटल तो बढ़ेगा बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा। कैसे सर? भाई जब डिबेंचर इश्यू करोगे, रिडीम करोगे, तो ब्रोकर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ब्रोकर्स क्या बिना कमीशन के काम करेंगे? बिल्कुल नहीं काम करेंगे। तो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव में आपको यह देखना है कि किस चीज से हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि इक्विटी शेयर इश्यू करने में कॉस्टिंग कम आ रही है, तो यू शुड बोरो फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स। और अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट इस समय जा रहा है एकदम रिसेशन पे, अगर स्टॉक मार्केट बूम पे होगा तो इक्विटी इशू करेंगे, रिसेशन पे जा रहा है तो वी विल बोरो फंड्स बाय इशूइंग डिबेंचर्स, और एक दो एडवर्टाइजमेंट दे दोगे पब्लिक खींची चली आएगी। कोलैबोरेशन इज वेरी मिनिमम, फंड्स रिक्वायर्ड वुड बी मोर और लेस। मिनिमम कोलैबोरेशन है, बताइए। ज्यादा पैसा चाहिए? ज्यादा पैसा चाहिए? चलिए, सोच सोच की बात है। अगर आप मारुति सुजुकी हैं और आप कह रहे नहीं हम खुद ही एक्सपैंड कर लेंगे, हमें कोलैबोरेट नहीं करना टोयोटा के साथ, तो अपने फंड्स ज्यादा लगेंगे। और अगर आप टोयोटा के साथ कोलैबोरेट कर लेंगे तो कंपैरेटिवली फंड्स कम लगेंगे। इस पर्सपेक्टिव में भी सोच सकते हैं आप। एक दूसरा पर्सपेक्टिव, टोयोटा कह रहा है मारुति को अगर हमारे साथ कोलैबोरेट करना है 2,000 करोड़ तुम लगाओ, 2,000 करोड़ हम लगाएंगे। मारुति कह रहा है हम ऑल्टो गाड़ी बेचते हैं 5 लाख रुपए की, तुम्हारी फॉर्च्यूनर की लाइट आती है 5 लाख रुपए में। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो भैया तुम 2,000 करोड़ लगाओ, हम 20 करोड़ लगाएंगे, औकात बराबर हो जाएगी। तो यहां पे कोलैबोरेशन में पैसा आपको थोड़ा कम चाहिए, तो दोनों एस्पेक्ट्स लिख दीजिएगा। इफ योर बिजनेस इज डाइवर्सिफाइड, ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मोर फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इफ योर बिजनेस इज लीस्ट डाइवर्सिफाइड, तो आपको बहुत कम मशीनों की और उन पे लगने वाले पैसे की जरूरत पड़ सकती है। समझ गए? पक्का? चलिए, वर्किंग कैपिटल, पंजाब नेशनल बैंक में जाइएगा और पूछिएगा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाले को जानते हैं क्या? कह रहे बकवास क्यों कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल पढ़ने आए उसको पढ़ो। गॉट इट? चलिए, सो वर्किंग कैपिटल सबको पता है क्या होता है, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो अपने जेरोक्स वेंडर को पेमेंट करता हूं डेली बेसिस पे, इलेक्ट्रिक बिल जो पे करता हूं, कटिया तो लगी नहीं है, और जो क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग का पैसा खर्च होता है, इट इज ऑल व्हाट चिल्ड्रन? वर्किंग कैपिटल। मैं इतना बकता जा रहा हूं, मेरे को भी खाने पीने का पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इट इज ऑल व्हाट चिल्ड्रन? वर्किंग कैपिटल। बट लैपटॉप, स्क्रीन, टेबल, डिजिटाइजर, ये सब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। समझ में आ गया? चलिए, तो मोमोज वाले का बिजनेस आपने देखा है ना, फिक्स्ड कैपिटल क्या है? लोकल ठेला, मान ली 1,000 रुपए का, और एक वो स्टील का बर्तन, काम खत्म, इतनी फिक्स्ड कैपिटल है बस। चलिए, नेचर ऑफ बिजनेस, वही चीज सेम आ गई। अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं, बैंकिंग बिजनेस करते हैं और ऑनलाइन करते हैं पॉलिसी बाजार की तरह, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया वर्क फ्रॉम होम का। वर्क फॉर होम नहीं, वर्क फॉर होम में तो झाड़ू पोछा बर्तन आता है। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कंपनीज आपके घर में आपको एक लैपटॉप भिजवा देंगी, एक वाटर बॉटल भिजवा देंगी, डायरी वगैरह बाकी अपनी खरीद लेना। बट अगर यही काम वो अपने ऑफिस में बुलवा के करेंगे तो बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी या किराए पे चाहिए? किराए पे बिल्डिंग ले ली, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। खरीद ली बिल्डिंग, कैपिटल बजटिंग, फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कंपनीज वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में आ रही हैं, ताकि उनका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो, वर्किंग कैपिटल तो वैसे ही लगेगा। इज दैट अंडरस्टूड? ऑफिस का टाइम है 9 बजे से 5 बजे तक, इंप्लॉय आएगा 9:30 बजे, बहुत वो बस लेट हो गई, ट्रेन लेट हो गई वगैरह वगैरह, आया अपनी कार से, कह रहा बस लेट हो गई। मतलब मैं बस लेट धीरे धीरे चल रही थी, मैं उसी के पीछे था। शाम को 5 बजे ऑफिस की छुट्टी होनी है, 4:15 बजे से खुजली मचना चालू पेट में। समझ में आ गया? काम धाम से मन हटना चालू। वर्क फ्रॉम होम है, सुबह 8 बजे लैपटॉप में मुंह दिखा देना, नहीं तो आंखें बाहर निकाल लेंगे। और शाम को 7 बजे तक भी अगर ईमेल का रिप्लाई नहीं दिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज वास्ट इन इंडिया, तुमको लात मार के दूसरों को रख लेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बिजनेस साइकिल अगेन, अगर बिजनेस दनादन चल रहा है, ढेर सारी सेल हो रही है, कैश सेल हो रही है, आपका कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल कम होगा। इज दैट क्लियर? और अगर डिप्रेशन है, सामान बिक ही नहीं रहा, सेल्स आर वेरी लो, इंप्लॉय की सैलरी देने के लिए भी वर्किंग कैपिटल क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझे क्या? इन केस ऑफ बूम लार्जर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, नहीं किस लिए रिक्वायर्ड पहले ये तो पढ़िए।
ओम नमः आगे शिवाय होगा, ये जरूरी नहीं है। ओम नमः कृष्ण भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो पूरा पढ़िए तो उल्टा कहीं नहीं लिखा। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं वो कॉन्टेक्स्ट अगर आप लिख के आएंगे तो सही है। इज दैट क्लियर? और डिप्रेशन के केस में क्या है भाई, आपका प्रोडक्शन क्योंकि कम है, सेल भी कम है, तो एम्प्लॉय को लात मार के बाहर कर दो। मैंने क्या यूज किया, बूम के केस में सेल ज्यादा है, जब सेल ज्यादा होगी तो कैश इनफ्लो ज्यादा होगा, तो अपना पैसा कम लगेगा। एक पर्सपेक्टिव यहां पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया? अब मान ली किसी का नाम आदर्श है, तो यूएस जाके प्रिंसिपल थोड़ा रख देंगे उसका नाम, वो तो नाउन है ना भाई, वो तो वही रहेगा। समझ में आ गया? मेरे नाम का मतलब सुगंध होता है, फ्रेग्रेंस होता है, क्या मेरे कल सेंट बोलने लग जाओगे? सेंट सर क्या जा रहे हैं क्लास करने? खोपड़े में बात गई। अब वंश नाम है मान लीजिए, तो इसे जीन बोलने लग जाओगे? ऐसा थोड़ा होता है भाई, नाउन तो वही रहेगी, नाउन थोड़ा बदल जाएगी। चलिए, प्रोडक्शन साइकिल। अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट है, सामान बन के 4 दिन के अंदर बिक जाता है और पैसा आ जाता है, और कंपेरेटिवली प्रोडक्शन साइकिल 24 दिन की है, रॉ मटेरियल आएगा, सामान बनेगा, ट्रक में लोड होगा, बाजार जाएगा, फिर बिकेगा, तो भैया इस केस में पैसा ज्यादा लगेगा और यहां पे पैसे कम लगेंगे। समझे? तो फर्नीचर के दुकानदार को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए या मोमोज के ठेले वाले को? फर्नीचर फर्नीचर बनाएगा, 10 दिन में बिकेगा, तुरंत थोड़ा बिक जाएगा। मोमोज वाला क्या है, आज एक दिन का पैसा चाहिए बस, जो आज सामान बिका, सेल हुई, उसी से कल खरीद लेगा जाके। इन्वेंट्री टर्नओवर की आप बात कर सकते हैं। चलेंगे भाई? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बहुत एफिशिएंट है आपका, इन्वेंट्री कैश में बिकता है, डेटर से वसूली तेज होती है, वसूली भाई है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। डीले डालें, आज धूप बहुत है, आज बारिश हो रही है, मैं अपने टेनेंट को मैसेज करता हूँ, 3 तारीख को उसकी टेनेंट की ड्यू डेट होती है रेंट की, टुमारो ट्रांसफर द मनी। 3 तारीख 11 बजे तक वेट करता हूँ, उसके बाद अवेटेड, उसके बाद मैसेज डिलेड, फिर उसके बाद जरूरत पड़ती नहीं है, आ जाता है ट्रांसफर। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल इजिली या कहीं क्लोज डेस्टिनेशन से आएगा, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। बहुत दूर से अगर आ रहा है, तो आपको बहुत ढेर सारा रॉ मटेरियल खरीद के स्टॉक करना पड़ेगा, टाइम लैग इज वेरी हाई। नहीं, हाई तो फीवर होता है, लार्ज। समझ में आ गया? तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा बिजनेस में। समझ गए? स्टडी मटेरियल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑल्टरनेट डेज क्लास होती है, तो जिस दिन आपकी क्लास होगी मैं उसके 2 दिन पहले ऑर्डर करूंगा, क्लास वाले दिन वो आ जाएगा और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ओके। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट टाइम पास है, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है तो यू विल इन्वेस्ट मोर मनी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, धंधा मंदा जा रहा है, तो हम अपना चंदा गंदा नहीं करेंगे। ठीक। कंपटीशन लेवल इज वेरी हाई, एयरटेल वालों को पता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे रिलायंस जियो का, सरकार का हाथ इनके ऊपर है। इज दैट क्लियर? तो हम एडवर्टाइजमेंट ही थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अभी वोडाफोन वाले पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, हर घंटे एक टावर लगा रहे हैं। क्या पागलपंती की बात है, तो मैं क्या करूं, टावर लगा रहे हो तो ये कहना चाहते हैं कि हमारा सिग्नल जियो और एयरटेल से बेटर है, तो भाई हर दिन हम मोबाइल फोन का नंबर तो नहीं चेंज करेंगे ना। इज दैट क्लियर? बट ये फ्रॉड वाले, ओटीपी फ्रॉड से इनका बिजनेस बहुत बढ़ गया है, उनको 500 500 हजार हजार सिम चाहिए होता है। तो अगर ये सब ना होता तो टेलीकॉम इंडस्ट्री इतनी बूम पे ना जाती इंडिया में। तो लेवल ऑफ कंपटीशन अगर ज्यादा है, जैसे वो आप देखते होंगे, ये बिजी एरिया जैसे होता है, तो वहां पे दुकानदार के नौकर होते हैं, भाभी 1 मिनट सामान देख लीजिए बस। रेलवे स्टेशन के बाहर टेम्पो वाले, कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, कहेगा ठीक है, फिर आप अंदर मत बैठिए, फिर आप बाहर खड़े हो जाइए। तो लेवल ऑफ कंपटीशन अगर ज्यादा है, तो आपको पैसे एडवर्टाइजमेंट खर्च करने के लिए ज्यादा लगाने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन हो गया मार्केट में, 10 रुपए का जो सामान था, दैट इज नाउ कॉस्टिंग ₹11.80। तो अगर आप 10,000 यूनिट्स खरीदते थे हर महीने 10 रुपए के हिसाब से, आज आपको वही 10,000 यूनिट्स पहले के प्राइस से थोड़े महंगे में मिलेंगे। तो ना चाहते हुए भी आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। सीजनल फैक्टर, मान लीजिए कि भाई अभी जैसे फेस्टिव सीजन चल रहा है, प्रयागराज सिटी में कुंभ मेला है, तो यहां पे खर्चे हर इंसान के कैसे बढ़ गए, दूर दराज से लोग आ गए, हमको नहला दो हमको नहला दो, बच्चों की ड्यूटी लगा दी गई, बच्चा कह रहा हूँ मौसी जी को नहला के आए हैं, अब जा रहे हैं मामा जी को नहलाने के लिए। समझ में आ गया? हमारे रिश्तेदारों को फोन आया था, कब आ जाएंगी, नहला देंगे। मैंने कभी ना, अपने आप जाकर नहा लें। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। तो सीजनल फैक्टर, जब भी किसी चीज का बिजनेस होता है, जैसे आजकल पीनट्स का बिजनेस बड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो गली मोहल्ले में वो साइड में कॉर्नर में वो मूंगफली वाला मूंगफली लगा लेता है, तो उसका वर्किंग कैपिटल क्या है इस समय, बढ़ गया। बट क्या समर सीजन में या बरसात के सीजन में ऐसा होता है? नहीं होता।
क्रेडिट अलाउ, जितना ज्यादा उधार अपने कस्टमर को देंगे आपका पैसा उतना ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा उधार अपने क्रेडिटर से लेंगे पैसा उतना कम लगेगा। समझ गए सर? हम बिल्कुल समझ गए सर। हमको फीस आपको बहुत देर से देनी है। इज दैट क्लियर? चलिए, स्केल ऑफ ऑपरेशन, छोटा बिजनेस कम वर्किंग कैपिटल, बड़ा बिजनेस लार्ज वर्किंग कैपिटल। समझ गए सब लोग? चलिए, तो अगले लेक्चर में वील स्टार्ट विद शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स।